हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो आज दोस्तों पेपर की डिफिकल्टी लेवल मिक्स तरीके से बताए जा रहे हैं। कुछ छात्रों द्वारा यहाँ पे इजी टू मॉडरेट बताए जा रहे हैं, कुछ छात्रों द्वारा ओवरऑल सभी सेक्शन को मिला के देखा है तो मॉडरेट लेवल के प्रश्न बताए जा रहे हैं। देखिए, आज जो रीजनिंग के प्रश्न आए थे वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बताए जा रहे हैं। जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के भी सवाल आए वो ज्यादातर करने लायक दिए गए थे, बहुत लंबे नहीं दिए गए थे। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो उसमें थोड़ा समय गया है। इसके बाद डायरेक्शन वाले समय भी थोड़े समय लगे हैं छात्रों को। यानी एवरेज बात करें तो लगभग 22 से लेकर 25 क्वेश्चन तक करने लायक रीजनिंग में दिए गए थे। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स दोस्तों यहाँ पे लगभग इजी ही बताई जा रही है। 2 से 3 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को इग्नोर कर दिया जाए तो ज्यादातर प्रश्न करने लायक दिए गए। यहाँ पे साइंस की बात करें तो साइंस में एज इट इज कंसेप्चुअल टाइप के सवाल आपके आ ही रहे हैं, कंसेप्ट पर आधारित आ रहे हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आज देखने को मिले हैं। हालांकि कई सारे क्वेश्चन आज साइंस के भी करने लायक ही दिए गए थे। करंट अफेयर में बात करें तो 2022 के करंट अफेयर से मैक्सिमम सवाल आ रहा है, 2021 से बहुत कम आ रहे हैं और इससे पीछे वाले भी 1-2 प्रश्न दोस्तों आज देखने को मिले हैं 2017 से रिगार्डिंग भी। अब देखिए, अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस बहुत कम बताई जा रही है। किसी लैब में 25% के आसपास, किसी लैब में 45%, 35%, कहीं पे 60% के आसपास भी बताए जा रहे हैं। तो ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो वही 45 से 50% के आसपास दोस्तों निकल के आ रहे हैं। आज अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए, आज के अटेम्प्ट छात्रों के कुछ अच्छे खासे भी रहे हैं, जैसे किन्हीं के 80 अटेम्प्ट रहे हैं, किन्हीं की 82 रहे हैं, एक छात्र के 88 भी रहे हैं, एक 76 किए हैं, एक 72 और एक छात्र ने 64 किए थे, जिनसे मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करें, देखिए इनके तरफ से अभी एक बहुत अच्छी डील मिल रही है। लिमिटेड टाइम ऑफर है फ्रेंड्स, जहां पे आप लोग 400 रुपए में ईयरली टेक्स्ट बुक पास बाय करते थे, उसमें बहुत ज्यादा अभी फायदा मिल रहा है। देखिए, मात्र 315 रुपए में बाय कर सकते हो। कूपन कोड में न्यू टाइप की जगह NEW तुरंत ही इस ऑफर का आपको लाभ मिल जाएंगे और 10% एक्स्ट्रा आपको छूट मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके RRC ग्रुप डी एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। SSC बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से आके चेक कर लीजिएगा और चाहो तो दोस्तों बाय कर लीजिएगा। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक करंट अफेयर का सवाल आया था कि राज्यसभा के सभापति कौन हैं, और डायरेक्टली यहां पे नाम दे दिया गया था। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। तो करंट में जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल लेटेस्ट वाले यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी तक जो TCS ने नहीं पूछा था वो दोस्तों अभी देखने को मिल रहे हैं, यानी अगस्त 2022 का भी सवाल अब देखने को मिल रहा है। इसलिए करंट अफेयर 2022 पे ही आप लोग मैक्सिमम फोकस कीजिए। पहले तो पूरे तरीके से दोस्तों आप लोग 2022 का करंट अफेयर अगस्त तक का पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से सवाल अब बनने शुरू हो चुके हैं। इसके बाद समय मिले तो 2021 में जाइएगा, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 तक कभी आ जा रहा है। तो इस तरह से 2022 पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट देखिए, एक सवाल आया था कि असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है। 4 ऑप्शन था, उसमें एक था बिहू। तो बिहू दोस्तों यहाँ पे कॉमन सा फेस्टिवल है जो कि सबको पता ही होगा, तो बिहू हो जाएगा असम का। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि जुम्मे की जो नमाज होती है वो कौन से वार को होती है, कौन सा दिन को मनाया जाता है। तो शुक्रवार को मनाया जाता है, फ्राइडे को। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है दोस्तों, जो कि यहां पे कह सकते हो कि इससे तो संभावित प्रश्न था कि आगे हो सकता है कि पूछ ही लिया जाए, और ये रिपीटेड भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है। अब 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें से एक था दोस्तों कि ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करेगा इलेक्ट्रिक मोटर। एक देखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर से भी सवाल आ जाया है, जनरेटर के बारे में क्या सही है। यहां भी स्टेटमेंट वाले ही प्रश्न पूछे गए थे, 4 स्टेटमेंट दिया गया था। उसमें से एक स्टेटमेंट था कि चुंबकीय क्षेत्र में चलन यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग, यानी चुंबकीय क्षेत्र में इसका चलन होता है, चलाया जाता है यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा देता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में इसका काम करने का तरीका है दोस्तों, जो कि यांत्रिक ऊर्जा उपयोग करता है। एक देखिए, यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि 17वें ग्रुप में आने वाला क्लोरीन की वैलेंसी क्या है। अब जनरली पूछा गया कि 17वें ग्रुप, 17th ग्रुप जो होता है उसमें जो एलिमेंट आते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता कितनी होती है। तो 1 होता है उसकी वैलेंसी। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, काफी अच्छा सवाल है, जो कि नॉर्मल ही कह सकते हो कि C4- था। इसमें पूछा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, कार्बन की बात करें तो यहां पे दोस्तों होता है एटॉमिक नंबर 6, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहां पे 4- है। अब 4- कहने का अर्थ है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया है। C4+ अगर होता, इसका मतलब है कि 4 यहां पे दोस्तों अपना इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट कर दिया है, तभी तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहां पे दोस्तों इस तरह से था,
कि C4 माइनस यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, तो कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन की संख्या तो उतना ही रह जाएगा 6 ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 + 4 और, तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले ऑप्शन आपको करेक्ट करके आ जाने थे। एक देखिए प्रश्न पूछा है 3 अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, लाइट वाले टॉपिक से है, यानी कि जो प्रकाश वाला टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 दिया गया था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 1.5, 1.42 और 2 दिया था। पूछा था कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। अब देखिए जिनको फॉर्मूला पता होगा ये इजीली बना सकते हैं, क्योंकि जो आपका अपवर्तनांक होता है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C/V। अब C होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट जो कि कांस्टेंट होता है, तो किस पे डिपेंड करेगा अपवर्तनांक, डायरेक्ट यहाँ पे चाल पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और कैसा डिपेंड करेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा यहाँ पे चलेगा। तो देख सकते हो कि अगर हम लोग वेलोसिटी 1 निकालते हैं इसके लिए V1, तो कितना हो जाएगा C/, इसके लिए 1.5, यानी ये तो कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट मान ले, तो 1/1.5 V1 आ गया। इसके बाद दूसरे की बात करें, दूसरा का, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा 1.142। इसके बाद V3 की बात कर ले तो इसका आ जाएगा 1/2, इस तरह से। तो ये तीनों में रेशियो पूछा कि वेलोसिटी V1, V2 और V3 का रेशियो अब वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, अपवर्तनांक इस रेशियो में दिया गया है, तो वही हो जाता है 1.1.5 रेशियो 1/1/1.42 और रेशियो 1/2, इस तरह से करके आपको सोल्व कर लेना था। तो देखिए बहुत हार्ड नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला पे बैठा देना था, उसके बाद निकाल देना था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, एक अवतल दर्पण दिया हुआ था, यानी अवतल दर्पण कहने का मतलब है कि कनकेव मिरर दिया हुआ था। इसमें पूछा कि फोकस की दूरी दी गई थी 16 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अब इससे दोस्तों आधारित कई सारे सवाल बन चुके हैं, आप लोग इसको सोल्व करके भी आए होंगे कि F बराबर अगर 16 दिया हुआ है तो R बराबर कितना होगा, तो R बराबर होता है 2F, यानी कि फोकल लेंथ का डबल होता है R, तो 16 गुना 2 यानी कि 32 आ जाता। अब देखिए 32 तो ऑप्शन में था, लेकिन एक -32 में करके भी था, तो इसमें आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना होगा। कनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, तो इसका फोकस जो 16 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स, ये इधर ही होता है, फोकस इस तरफ होता है मिरर के, तो ये तो निगेटिव में होगा, तो 2F R जो होगा हमारी जो 2F होती है वो भी निगेटिव में चली जाएगी, तो -32 इसका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। एक देखिए प्रश्न पूछा है, बारी दोआब क्षेत्र किन नदियों के बीच में है। अब 4 ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, उसमें एक था सतलज ब्यास के बीच में, तो सतलज और ब्यास नदी के बीच में जो मुहाने बनते हैं उसको बारी दोआब बोलते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि मधुमक्खियों के काटने पर जो बी यानी मधुमक्खी जो स्टिंग करती है, काटती है, तो दर्द कम करने के लिए यानी उसको ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसका इस्तेमाल होता है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, करेंट अफेयर 2022 का है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाए गए हैं, तो रमेश पवार को यहाँ पे बनाया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कोई करेंट में पूछे गए होंगे, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शन थे। जहां तक मुझे मालूम है रमेश पवार को यहाँ पे बनाया गया है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, अगर लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे एसिड बेस से सवाल आए हैं कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ब्लू से रेड कौन करता है, एसिड करता है। तो पीएच वैल्यू दिया गया था 9, 11, 7 और 5। 9 और 11 तो बेस होगा, 7 न्यूट्रल होगा, 5 होगा एसिड, तो 5 वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जो कि ब्लू से रेड कर देगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है जो कि स्टेटमेंट पर आधारित था, बायोलॉजी से सवाल आ रहे हैं, और प्रश्न इस तरह से था दोस्तों, एक स्टेटमेंट था कि लड़की का जो मासिक धर्म होता है यानी पीरियड्स होते हैं, तो उस पीरियड्स होने के बाद कुकिंग नहीं कर सकती, कुकिंग नहीं करनी चाहिए या फिर खाना नहीं देनी चाहिए, परोसनी चाहिए, इस तरह से एक था। और दूसरा था कि प्रेगनेंसी में तरल पदार्थ व चिप्स जो चिप्स होते हैं वो नहीं खानी चाहिए। तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए दोस्तों अगर बात करें तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यहाँ पे चिप्स और जो तरल पदार्थ होते हैं वो खानी नहीं चाहिए, इससे मदर का जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाते हैं और जिससे इफेक्ट पड़ता है उनके बेबी पे। तो चिप्स और तरल पदार्थ नहीं खाने चाहिए प्रेगनेंसी में। बाकी ये दोस्तों बिल्कुल ही गलत है, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये वाला ही इसका सही हो जाता स्टेटमेंट। एक देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है, महिलाओं के प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल की होती है उसमें से कौन संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं आता है। गर्भाशय था, अंडाशय था, मूत्राशय था, यूरेथ्रा। तो देखिए गर्भाशय तो आता है इसमें प्रजनन तंत्र में महिलाओं की, अंडाशय भी आता है, लेकिन मूत्राशय होता है, यूरेथ्रा होता है, वो अलग होता है, इसके अंदर नहीं आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो यूरेथ्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया था,
लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से दोस्तों जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसका यहाँ पे दे दिया गया था, लीवर का दे दिया गया था और सारी चीज बता दिए गए थे। और 1 2 3 4 ऐसे करके दिया गया था, बोला कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, लीवर का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है। इस तरह से यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए फिर से पिक्चर वाला यहाँ पे शुरू कर दिया है पूछना, और एनसीईआरटी का पिक्चर ही दोस्तों ये लोग पूछ रहे हैं बायोलॉजी में। एक देखिए प्रश्न आया है कि ओम्स लॉ किसमें काम नहीं करता है। तो ओम्स लॉ के प्रॉपर्टी से सवाल आया था कि किसमें काम नहीं करता है। स्टेटमेंट दिया गया था फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन, उसमें से आपको देख के सही करना था। अब देखिए ओम्स लॉ की बात करें तो खास करके जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होते हैं तो उसमें दोस्तों काम नहीं करता, इंसुलेटर में भी ये काम नहीं करता, और सारी चीजें क्राइटेरिया है जो कि ऑप्शन दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना था। एक देखिए प्रश्न आया है, पावर दिया हुआ था यानी कि शक्ति दिया हुआ था, मान लेते हैं कि 90 वाट दिया गया है। यहां पे हो सकता है दोस्तों डेटा में कुछ चेंजिंग है, लेकिन आपको सोल्व करने के लिए मैं बता देता हूं। पावर दिया हुआ था, इसके बाद वोल्टेज विभवांतरण भी दिया हुआ था, और पूछा था कि रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो पावर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, P बराबर होता है कितना, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ये होता है P बराबर फॉर्मूला। तो कैसे निकाल देंगे, तो P हमारी दी हुई है, R निकालनी है, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, इतना हो जाएगा। अब V कितना है 30 वोल्ट, तो 30 गुना 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रतिरोध कितना, सॉरी पावर कितना है 90 वाट है, तो 90, तो 30 या 90 और 3 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाता 10 ओम, ये रेजिस्टेंस हमारी निकल के आ जाती है। बाकी जो डेटा दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला पे बैठा के आपको निकाल देना था। तो ये एक सवाल आया था। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, खनिजों की दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। अभी भी रिपीटेड प्रश्न है कि कहां पे खनिज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है। 18 से 25 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 18 से 50 वर्ष। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन ज्योति बीमा जो है प्रधानमंत्री वाली, वो 18 से 50 वर्ष इसकी उम्र सीमा है। एक प्रश्न देखिए आया है, आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। तो ये भी करंट का सवाल है। तो परम गंगा कंप्यूटर है दोस्तों, जो कि सुपर कंप्यूटर है, इसको स्थापित किया गया है आईआईटी रुड़की में। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि हाल ही में जो वेंटिलेटर मास्क बनाए गए हैं, या फिर दोस्तों कोविड-19 से भी कुछ सवाल यहाँ पे छात्रों द्वारा बताए जा रहे हैं। तो एक छात्र तो बता रहे हैं कि वेंटिलेटर मास्क से आया था, तो बताइएगा कि क्या आए थे। तो वेंटिलेटर मास्क जो बनाए गए हैं उसके बारे में कौन सा कथन सही है। ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल है, और सेकंड में था कि इनमें सल्फर कॉपर की मात्रा होती है जो जब बनाए जाते हैं। तो 2 ऑप्शन इस तरह से भेजे गए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह का भी सवाल यहाँ पे देखने को मिला है। एक देखिए प्रश्न आया है पॉलिटी से कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से कौन सी एक भाषा शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन था उड़िया, मैथिली, डोगरी और अवधी। अब उड़िया भी यहाँ पे 22 भाषाओं में से शामिल है, मैथिली को भी यहाँ पे दर्जा दिया गया है शेड्यूल 8 शेड्यूल के लैंग्वेज में, डोगरी को भी दिया गया है, लेकिन अवधी जो भाषा है इसको दोस्तों अभी तक यहाँ पे दर्जा नहीं दिया गया है, 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन कोरोजन ऑफ आयरन, यानी कि जो अपक्षेपण होता है आयरन का, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, कौन सी क्रिया भाग लेता है, इस क्रिया में कौन भाग लेता है। तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 है जो कि दोस्तों बनता है, और यहाँ पे X मोलिक्यूल ऑफ H2O वाटर होता है। अब X कहने का अर्थ है कि जितना जैसा भी जंग लगेगा यहाँ पे रस्टिंग होगा उसके अकॉर्डिंग वाटर के मोलिक्यूल आएंगे। 10 मोलिक्यूल आ सकते हैं, 15 मोलिक्यूल आ सकते हैं, 20 मोलिक्यूल आ सकते हैं। बहुत ज्यादा जंग लगती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल चेंज होते हैं। तो Fe2O3 होता है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये भी सवाल आज केमिस्ट्री के बने हैं। एक देखिए केमिस्ट्री का सवाल आया है, फंक्शनल ग्रुप पूछा था, C दिया था फ्रेंड्स, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और O दिया था, और यहाँ पे 2R ऐसे करके दिया था। पूछा कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एल्केन है, या फिर कीटोन है। तो देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है फ्रेंड्स, ये होता है कीटोन का, जैसे प्रोपानोन, ब्यूटानोन, इस तरह से करके जो बनते हैं तो कीटोन का हो जाएगा। अल्कोहल की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है OH, जहाँ पे OH लगा रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा अल्कोहल। अल्डिहाइड की बात करें तो इसका आता है CHO, CH के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से, C और O के बीच में डबल बॉन्ड, और H मान सकते हो इधर इस तरह से, तो CHO इस तरह से इसका आ जाएगा। अल्केन का तो आपको पता है CnH2n+2 वाले फॉर्मूला से ये बन जाएगा, और बाकी कीटोन का ये वाला होता। तो ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर हुआ था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 पूछा, तो बेंगलुरु में इसका दोस्तों आयोजन किया गया था। एक प्रश्न आया है देखिए, इससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आया था या फिर दोनों आया था, ये भी बताइएगा। शून्य आधारित बजट क्या है, जीरो बजट के बारे में पूछा गया था। एक देखिए राजस्व घाटा क्या होता है, इसके बारे में इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व की प्राप्तियों का अंतर,
जितना व्यय हुआ और जितना प्राप्तियां हुआ उसका अंतर निकालेंगे, वही राजस्व घाटा होगा, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट होगा। तो बताइएगा कि दोनों सवाल आया था या फिर कोई एक इसमें से सवाल आए हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की गणना किससे की जाती है। तो कोई देश है उसकी अर्थव्यवस्था, उसके इकोनॉमी की गणना कैसे करेंगे, जीडीपी पे, एनएनपी पे या फिर जीएनपी पे। तो दोस्तों मेनली जीडीपी पे ही यहाँ पे गणना करते हैं, तो जीडीपी हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए आया है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, यानी संयोजकता दोस्तों फिर से पूछी एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, 2, 8 और 3, क्योंकि यहाँ पे 13 होता है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 2, 8, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा, 3। एक देखिए प्रश्न पूछा, मॉनसून के आने पर सबसे पहले वर्षा किस क्षेत्र में होती है। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्टेट के नाम बताए गए होंगे। तो स्टेट की नाम की बात करें तो खास करके जो केरला और यहाँ पे जो आपका कर्नाटका वाला क्षेत्र है वहाँ पे होता है। अगर कोई एरिया क्षेत्र के बारे में पूछे गए होंगे तो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इस तरह से एक सवाल मानसून के रिगार्डिंग भी आए हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है। तो ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है, हानि हो रहा है, वो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के माध्यम से हो रहा है। एक प्रश्न आया है कि 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो देखिए 2017 से भी सवाल आए हैं, फंडामेंटल राइट में किसको जोड़ा गया है, तो निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी है, उसको यहाँ पे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। एक प्रश्न पूछा गया था, रेजिस्टेंस दिया हुआ था रेशियो में, तो वोल्टेज का रेशियो यहाँ पे पूछा गया था। अब देखिए V बराबर IR पे ये सवाल पूछा गया है, V बराबर IR। तो V और R में यहाँ पे बात करें तो ये दोस्तों कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिस तरह का रेशियो यहाँ पे दिया गया होगा इसमें दोस्तों आपका रेजिस्टेंस में, उसी तरह का रेशियो यहाँ पे वोल्टेज में निकल के आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दी गई है, जैसे 2 ओम का और 4 ओम का दिया गया है। अगर वोल्टेज में बात करें तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर इसको डबल कर देंगे बढ़ा के तो ये भी यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चेंजिंग हो जाते हैं। तो देख सकते हो कि इस तरह से ओम्स वाले नियम पे आपको रेशियो निकालने थे, R का दिया था तो वोल्टेज का। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, पेड़ अगर ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी कि इवापोरेशन इसको बोल सकते हो, करते हैं तो क्या होता है। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, एक शिफ्ट में और आया था, पेड़ मुरझा जाते हैं। इसका दोस्तों एग्जांपल है जैसे कि गर्मी के जो सीजन होते हैं वहाँ पे जड़ जो जमीन है उससे बहुत कम ही पानी ले पाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा जो बाष्पीकरण इनका हो जाता है तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, तो पेड़ मुरझा जाते हैं। ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो सकता था, बाकी ऑप्शन क्या थे इसके अकॉर्डिंग बनाना था। एक प्रश्न आया है कि पानी और खनिज पौधों में जड़ से पेड़ों के सारे भाग में किस प्रक्रिया से जाती है। तो जो आपके जाइलम जो है वो पानी और खनिज को ट्रांसपोर्ट करते हैं पेड़ों के सभी भागों में, वो कौन से प्रक्रिया से ले जाते हैं। तो ट्रांसपीरेशन वाला जो प्रक्रिया होता है दोस्तों, परिवहन, इससे यहाँ पे ले जाया जाता है। तो ये रेफरेंस आज के जनरल अवेयरनेस जीके और साइंस वाले प्रश्न, आप लोगों ने लेवल देखा कि किस तरह के प्रश्न थे। कई सवाल हैं जो कि साइंस वाले भी करने लायक थे और जीके वाले भी करने लायक थे। हालांकि दोस्तों कंसेप्चुअल वाले भी कंसेप्ट आधारित पे ही अभी तक सवाल देखने को मिल रहे हैं। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए लगभग 7 क्वेश्चन यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाले आए थे, और यहाँ पे छात्र कर सकते थे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं दी गई थी, 2-3 डिफिकल्ट थोड़े दिए गए थे। इसके बाद आपके डायरेक्शन वाले भी सवाल 2-3 पूछे गए। इसके बाद देखिए क्लॉक से भी एक सवाल आज पूछा गया है, कैलेंडर का नहीं आया है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो आपके कोडिंग डिकोडिंग से सवाल बने हैं लगभग 2 से 3, और बाकी कथन, निष्कर्ष, सिलोगिज्म और ये सब सवाल आपके बन रहे हैं। इसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में मैक्सिमम सवाल दोस्तों आपके करने लायक ही दिए गए थे, और जो मैंने टॉपिक पहले डिस्कस किया था वही सारे टॉपिक पे दोस्तों आपके सवाल मैथमेटिक्स में आ रहे हैं लगातार। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 1-2 सवाल बन रहे हैं, मीन मीडियन मोड से आपके सवाल बन रहे हैं, ज्योमेट्री से बन रहे हैं, SICI वाले बन रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सारे नंबर सिस्टम। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन से लगभग 3 सवाल आ जाए हैं। तो ये सारे टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। रियल एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।